अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुनेंगे डाइन का इंतकाम की किस्त नंबर 11। अनवर और रिफत एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये सब कब, कैसे और क्यों हुआ। असल में वो ये सब भूल चुके थे कि सायरा यहाँ आई भी थी या नहीं। ओह, तो वाकई डाइन इसी घर में है, पर क्या इन लोगों को पता है इस बारे में? अनीस निशानात को गौर से देखते हुए सोचने लगा। अनीस बोला, कहीं यहाँ कोई डाइन वगैरह तो नहीं है ना? अनीस ने कहा तो रिफत और अनवर जैसे उछल ही पड़े। मतलब? अनवर ने पूछा। कुछ नहीं, मैं कल आऊंगा, मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है। अनीस ने हैंड वॉच देखते हुए कहा। जब तुम्हें मना किया था कि घर से बाहर मत जाना तो क्यों गई तुम? कंवल के घर आते ही फायजा पर बरस पड़ी। सॉरी अम्मी, मुझे वो एक फ्रेंड से मिलना था, कंवल ने शर्मिंदगी से कहा। अरे क्या फायदा, फायदा बच्ची है, क्यों गुस्सा कर रही हो? रिफत ने फायजा को कहा। भाभी मना किया था ना इसको, पर फिर भी ये बाहर गई। आप पूछे इससे कि ये बेहोश कैसे हुई थी? फायजा ने कहा। क्या बेहोश? रिफत हैरानगी से बोली। हाँ बेहोश। वो तो अच्छा हुआ सायरा की दोस्त ने इसे पहचान लिया और फोन करके बताया और अलियान इसे घर ले आया। अम्मी मुझे माफ कर दें, मैंने पहले ही डाइन वाली बात नहीं मानी, पर आज मैंने सच में उसे देखा और कंवल ने सारी बात बता दी। देखा भाभी, वो डाइन बेगुनाह नहीं है, आज उसने मेरी बच्ची को डराया। अगर वो हम सब से बदला लेने आई है तो हमारे बच्चों ने उसका क्या बिगाड़ा है? फायदा ने रिफत से कहा। पर फायदा, इत्तेफाक भी हो सकता है ना, क्या पता वो इस बिल्डिंग पर पहले से ही हो। वैसे भी डाइन ऊंची जगहों पर ही रहती है। रिफत ने कहा। नहीं रिफत, मुझे नहीं लगता कि वो एक इत्तेफाक है, अनवर ने कहा। मगर कोई डाइन का असली रूप देख ले तो वो जिंदा नहीं रहता, पर सायरा ने ऐसा कुछ नहीं किया और फिर वो कंवल अपने दुश्मन के बच्चे को जिंदा रखेगी? रिफत ने दलील दी। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? पहले अचानक ये लोग शादी करवा देते हैं कि साया खत्म हो जाएगा, फिर एक डाइन की कहानी बताते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ होता क्या है, और अलियान भी मुझे कुछ नहीं बता रहा। हरीम आलिया से फोन पे बात कर रही थी। देखो हरीम, तुम ज्यादा कंफ्यूज ना हो, हुआ होगा उनके साथ कुछ ऐसा, और डाइन के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा वो सच है, क्योंकि 21 साल पहले पूरे गांव के सामने इन्होंने उसे जलाया था। अम्मी को भी इस बात का पता है, बस तुम ध्यान से रहना और ज्यादा टेंशन ना लो, अब ठीक हो जाएगा सब कुछ। आलिया ने दूसरी तरफ से कहा। हाँ आलिया, शायद तुम ठीक कह रही हो, हरीम ने कहा। तभी तेज तेज कदमों की आवाज आई। अलीना, मैं तुमसे बाद में फोन करती हूँ, हरीम ने जल्दी से कहा। मगर हरीम, अलीना के कुछ कहने से पहले हरीम ने कॉल काट दी और आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर चली और दाएं तरफ मुड़ी। हरीम का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। सामने एक बहुत लंबी चोटी लहरा रही थी जो रिफत के कमरे से बाहर आ रही थी। अब इतनी लंबी चोटी अम्मी के कमरे से बाहर, मतलब अम्मी या अब्बू कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं। तभी चोटी धुआं बन गई। हरीम फौरन रिफत के कमरे की तरफ भागी। हरीम जैसे ही रिफत के कमरे में गई, देखा कि रिफत तो बिल्कुल सही सलामत आईने के सामने खड़ी है और कमरे में कोई भी नहीं है। अम्मी, मैं वो यहाँ। हरीम अंदर आते हड़बड़ाती हुई बोली। क्या हुआ हरीम बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब खैरियत तो है ना? रिफत हरीम को इस तरह देखकर खुद डर गई। मैंने वो आपके कमरे से, हरीम ने सारी बात बता दी। अरे नहीं बेटा, यहाँ तो कोई नहीं था, मैं अभी वॉशरूम से बाहर आई हूँ, तुम्हें कुछ वहम हो गया होगा। वैसे भी इस घर में जो कुछ हो रहा है, इससे तो ये सब होना एक फितरती अमल है, जाकर आराम करो, रिफत ने हरीम को समझाया। ठीक है अम्मी, मैं चलती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरा वहम नहीं था, अच्छी तरह देखा था मैंने। हरीम ने कमरे की तरफ आते हुए सोचने लगी। मैंने कल सुना था शाह साहब आए थे, उन्होंने खुद कहा था यहाँ एक नहीं दो डाइन हैं। इनका मतलब अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये क्या बचगाना हरकत की है तुमने अनीस? हाँ पापा, पर डाइन उस घर के अंदर है, मैंने खुद वहाँ डाइन के पैरों के निशान देखे हैं। अनीस ने हबीब को समझाने की कोशिश की। पर अनीस, एक फेक कार्ड और CBI ऑफिसर बनने की क्या जरूरत थी? कितनी इज्जत है शहर में हमारी, अगर किसी को पता चल गया तो क्या रह जाएगा? हबीब ने कुर्सी पर बैठते हुए आराम से कहा। जी पापा, पर उस वक्त डाइन को पकड़ना जरूरी है, इज्जत बाद में, पहले हम रुद्रवाशी हैं और आप ही ने मुझे ये बात सिखाई है, पर तुम्हारा तरीका ठीक नहीं था। अब मैं इन लोगों से बात करके सब सच बता दूंगा, हबीब ने कहा। पापा, वो डाइन एक इंसान की जान ले चुकी है। क्या एक इंसान की जान? हाँ पापा, मिस्टर साकिब का रात के वक्त दिल निकाल कर उनकी लाश को टेरेस से नीचे फेंका गया। इस तरह का वार एक डाइन
नहीं करती है। OMG, फिर तो कुछ करना पड़ेगा, हबीब ने कुछ सोचते हुए कहा। सारी तैयारियां हो गई है ना फायजा? रिफत ने फायजा से कहा। हाँ भाभी जी, जो कुछ शाह साहब ने कहा था सब कुछ आ गया है और कल से फिर कोई भी घर से बाहर नहीं गया, फायजा ने तसल्ली से बताया। और अरूसा? हाँ भाभी, वो बेचारी तो सदमे में है, अभी तक किसी से ना कोई बात की है ना कुछ खाया और खुद को कमरे में कैद ही कर लिया है, फायजा ने बताया। हाँ तुम जाओ, उससे बात करो और उसे तैयार करो, शाह साहब बस आते ही होंगे, तब तक मैं हरीम को देखा हूँ। रिफत ने कान में बाली पहनते हुए कहा। ठीक है बाब, फायजा कहकर कमरे से बाहर चली। शाह साहब, आपके पास ये बीन जैसी चीज? अनवर ने बीन को ताज्जुब से देखते हुए पूछा। शाह साहब अपने 3 मुरीदों के साथ आए थे। शाह साहब अपने साथ बड़ी लकड़ी का संदूक लाए थे जिसमें वो अपना सारा सामान लाए थे। अरूसा को छोड़कर सारे लोग हॉल में एक तरफ खड़े थे। शाह साहब हॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा हिसार बांधकर मुरीदों के साथ बैठे। ये बीन नहीं अनवर साहब, डाइन धुन है, शाह साहब ने जवाब दिया। डाइन धुन मतलब? अनवर ने कुछ ना समझते हुए पूछा। ये ऐसी धुन है जिसके बजाते ही वो डाइन यहाँ खींची चली आएगी, जो पहले इस घर में आ चुकी है। वो डाइन है कि नागिन? हरीम ने कहा। और फिर तो वो गाना भी गाएगी। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। रिफत ने सारा को घूरा। ये सुर्ख राख लो और अपने चारों तरफ हिसार बनाकर इसमें खड़े हो जाओ, कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना इससे। शाह साहब ने संदूक से एक पोटली निकाली। जी शाह साहब। अलियान ने आगे बढ़कर पोटली ले ली। लो, संदूर भी आ गया। सायरा ने फिर मजाक उड़ाया। शाह साहब ने आंखें बंद करके डाइन धुन उठाई और बजाना शुरू कर दी। इसमें से एक बहुत ही कशिश जैसी आवाज़ निकल रही थी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल म्यूजिक, सारा ने कहा। रिफत ने इसे चुप रहने का इशारा किया। सायरा इमारत पर बैठी थी कि उसके कानों में एक धुन बजने लगी। सायरा ने कानों पर जोर से हाथ रख लिए। नहीं, ये डाइन धुन कौन बजा रहा है? ओह नहीं, ये धुन मुझे अपनी तरफ खींच रही है, सायरा ने अपने कानों पर हाथ दबाते हुए कहा। तभी सायरा बिल्डिंग से नीचे जोर से ज़मीन पर गिर गई, मगर वो डाइन थी इसलिए उसे कुछ ना हुआ। सायरा की चोटी अब लंबी होती जा रही थी, नाखून बेहद काले और नुकीले और आंखें डार्क हो गईं। नहीं, मेरी आंखें सफ़ेद होने की बजाय सुनहरी हो गईं, मतलब मुझे हर हालत में जाना पड़ेगा। सायरा ज़मीन पर लौट रही थी। सायरा ने एक बहुत बड़ी चीख मारी और खड़ी हो गई। बुला रहे हैं ना मुझे वो लोग, तो आज ही इनका सब किस्सा तमाम कर दूंगी। आज सब का हिसाब लूंगी मैं। आज मेरे शौहर, मेरे बच्चों, सब का इंतकाम लूंगी मैं। एक ही बार में मैं सबको ख़त्म कर दूंगी मैं। तुम लोगों ने एक डाइन को नहीं, रॉइन को ललकारा है और इसका हिसाब मैं तुम लोगों से लेकर रहूंगी। आ रही हूँ मैं तुम्हारी मौत बनकर। शाह साहब के मुरीद भी अब धुन बजाना शुरू हो गए थे। तभी हरीम की नज़र रिफत पर पड़ी। रिफत को जैसे चक्कर आ रहे। रिफत गिरने वाली थी कि हरीम ने आगे बढ़ते ही रिफत को थाम लिया। सब रिफत की तरफ मतवज्जा हो गए। क्या हुआ अम्मी? अलियान ने पूछा। कुछ नहीं, थोड़ी कमज़ोरी हो रही है, देर रात तक जागती रही हूँ मैं, पानी पीने जाती हूँ, रिफत ने कहा। चलिए अम्मी, मैं आपके साथ चलती हूँ, हरीम ने कहा। नहीं बेटा, तुम रुको, इस हिसार से बाहर मत आना, मैं अभी पानी पी के आती हूँ। रिफत मुस्कुराकर किचन में चली गई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल हाशिर वॉइस ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और कमेंट